लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा। 300 दिन से कम का समय है और उत्तर प्रदेश सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक दल हो वो जानता है कि उत्तर प्रदेश की महत्ता क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान चला रही है, टिफिन का कार्यक्रम चला रही है कि भाई सब लोग अपने घर से टिफिन लेके आओ, एक साथ फिर बैठ के खाएं और बात करें। मूलतः ये संपर्क का ही एक तरीका है और कोशिश ये है कि इसमें जो रूठे हैं या कहीं छूट गए हैं, नाराज हैं, वो लोग भी पार्टी में सक्रिय हो जाएं, जिसका आज आरंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नोएडा से किया कार्यक्रम का। और दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, वो भी अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में चेतना जागृत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर किए, एक अभी लखीमपुर खीरी में किया और दूसरा अभी 2 दिन बाद नैमिषारण्य में करने जा रहे हैं। और दोनों स्थान वो चुने जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़े तीर्थ स्थल है। नैमिषारण्य तो विश्वविख्यात है। वहां हवन पूजन आरती मंत्र के साथ ये प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम रहे, इससे भी एक संदेश सपा देना चाहती है। सॉलिड हिंदुत्व वर्सेज सॉफ्ट हिंदुत्व, ये लाइन तमाम बुद्धिजीवी दोहरा रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के संदर्भ में। समाजवादी पार्टी भी इधर कुछ वर्षों से प्रयोगों के बहुतायत से ग्रस्त है। इतने प्रयोग शायद ही कभी किसी पार्टी ने वैचारिक स्तर पर किए हो या गठबंधन के स्तर पर किए हो जितने सपा ने कर डाले। अभी कुछ ही महीने पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके एक दूसरी भावभूमि पर दौड़ रही थी समाजवादी पार्टी। रामचरितमानस फाड़ो, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य की। अब समाजवादी पार्टी को शायद समझ में आ गया कि ना, रास्ता अगर बीजेपी से लड़ना है तो नैमिषारण्य चलना है। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है, 24 के चुनाव में जब वोट पड़ रहा होगा उससे कई महीने पहले अयोध्या में भव्य मंदिर में के गर्भगृह में रामलला की भव्य प्रतिमा विराजमान हो चुकी होगी। रामलला के मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना विधिवत जारी होगी। राम मंदिर राष्ट्र को समर्पित हो चुका होगा और इस अवसर को भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद, साधु सन्यासी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ये सब मिलके एक ऐसा उत्सव के रूप में इसको स्थापित करना चाहते हैं, इस उत्सव के रूप में जिसको सदियों तक याद रखा जाए। पूरे देश के हर महत्वपूर्ण मंदिर में उसी समय, जिस समय अयोध्या में भगवान का की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, कार्यक्रम हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, एक साथ पूरे देश में ऐसी कार्य योजना है। तो जब पूरे देश में एक साथ मंदिरों में पूजन अर्चन होगा भगवान राम के लिए, तो उससे कुछ राजनीतिक ताप भी तो पैदा होगा ना, राजनीतिक बिजली भी पैदा होगी। पूरे देश का एक वायुमंडल बदलेगा और उसके तुरंत बाद फिर चुनाव है 4 महीने बाद। तो विपक्षी दलों को यह भी ख्याल होगा कि जब हम चुनाव के लिए मैदान में होंगे प्रचार के, तो उस वक्त देश के वायुमंडल में राम मंदिर छाया होगा। 500 वर्षों से अधिक के संघर्ष के बाद मिला राम मंदिर
छोटी घटना नहीं होगी ना। क्या उसी के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले से पेशबंदी की है कि अयोध्या न सही नैमिषारण्य तो चलो भी, वहां तक न खाना न सही नाश्ता सही कुछ तो हो। इसी को कुछ लोग कह रहे हैं सॉलिड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व। क्या है ये हिंदुत्व का सॉलिड वर्जन और सॉफ्ट वर्जन? भाजपा कह रही है कि 24 में वैकेंसी ही नहीं प्रधानमंत्री पद की, मोदी वापस आ रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 24 में बदलाव तय है, जनता ने मन बना लिया। अब जनता ने क्या मन बनाया है तो 24 में पता लगेगा। दो चीजें हैं, एक जो चीज अभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही, उसका इको इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन दिसंबर आते आते उसका इको देश में सबसे बड़ा हो जाएगा, वो सारे मुद्दों को ओवरलैप करेगा। वो होगा अयोध्या। और जब वहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो वो भारत के अब तक के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा, ऐसी तैयारी है। तो स्वाभाविक है कोई भी इतना बड़ा काम होता है तो उसकी गूंज अनुगूंज राजनीति में भी रहती है, और उसके बाद फिर चुनाव में जाना ही है देश को, एक। और दूसरा, बीजेपी ने तो एक टोन सेट कर देगी अयोध्या से। दूसरी बात जो जिसके लिए बहस लेके आए, क्या आपको लगता है ऐसा कि समाजवादी पार्टी कई तरह के प्रयोग कर चुकी? उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एक दौर में आगे किया। मौर्य जी हिंदू देवी देवताओं को अभद्र भाषा में संबोधित करने के लिए जाने जाते हैं, रामचरितमानस के पन्ने फाड़े। ऐसे तमाम प्रयोग समाजवादी पार्टी ने विचार और गठबंधन दोनों स्तरों पर किए। अब क्या उनको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ यहीं से कुछ हासिल हो सकता है? कांग्रेस 3 राज्यों में पूरी तरीके से धार्मिक हो गई। मतलब छत्तीसगढ़ में 100% हो गई, 90% मध्य प्रदेश में हो गई और 80% अशोक जी के यहां हो गई राजस्थान में। क्या यहीं पे टेस्ट हो जाएगा कांग्रेस का कि जनता उसके इस प्रयोग से सहमत है कि नहीं? आपको टिकना भी पड़ेगा। 2-3 महीने वाला काम अब नहीं है। अब ये डिग्री का कोर्स है, डिप्लोमा नहीं कि तुरंत ले लो 6 महीने में। टिक जाएंगे तो जनता मान लेगी, नहीं तो फिर ठीक। मैं कपीश जी आपके पास आऊंगा। चुनाव से पहले राम मंदिर में का राष्ट्रार्पण हो जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और वहां विधिवत पूजन अर्चन होने लगेगा। और अभी तक की कार्य योजना ये बताती है कि पूरे देश भर में जितने प्रमुख मंदिर हैं उन सब में एक साथ पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। जिस वक्त अयोध्या में रामलला की मूर्ति का वो हो रहा होगा, स्थापन हो रहा होगा। एक तो वो चीज़ बड़ा असर डालेगी, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट इसका प्रोसेस भी चल रहा है। राजभर बीजेपी, दारा सिंह चौहान आपके पास गए थे चुनाव से पहले, वो वापस आने के लिए प्रयासरत हैं और लगभग इधर से भी ठीक है कि भाई चलिए आ जाइए। और समाजवादी पार्टी स्वामी मौर्य फोबिया से बाहर आके गोला गोकर्णनाथ और नैमिषारण्य, लोग कह रहे हैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व है। कपीश जी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। कोई अवमानना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया केस पे। अब प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रार्पित करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कहां से आ गई? कतई नहीं आ गई। एक दूसरी चीज, सारी बात ठीक है जो कपीश जी बता रहे हैं, वो सारी बातें तकनीकी तौर पर ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जनता तो ये भी सवाल पूछती है कि गांधी परिवार से, अखिलेश जी के परिवार से और मायावती जी खुद ही परिवार हैं, इन तीनों में से कभी कोई अयोध्या क्यों नहीं आया? रामलला के दर्शन पर तो कभी रोक नहीं थी, मुकदमा चल रहा था तब भी रोक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दर्शन, पूजा, राग भोग स्वीकृत था। कोई गया? मुलायम सिंह जी गए? नहीं। अखिलेश जी गए? नहीं। क्यों?
सोनिया जी गई नहीं, राहुल गांधी गए नहीं, प्रियंका जी गई नहीं, मायावती जी गए नहीं, आनंद गए नहीं, आकाश गए नहीं। क्यों? ये नहीं पूछेगी जनता। ये भी मसला है। खैर, मैं आनंद दुबे के पास आऊंगा। आपके पहले एक प्रियंका जी से सवाल लूं। प्रियंका जी, मुझे समाजवादी पार्टी और भाजपा 24 के लिए उत्तर प्रदेश पे सक्रिय दिखते हैं। बसपा और कांग्रेस, बसपा को तब भी ये कि वो 12-13% वोट उसके पास है, तो चलिए वो जब भी देर से भी खड़ी होगी तो कुछ जुम्बिश कर लेगी। लेकिन कांग्रेस तो अपने सबसे मुश्किल दिनों में है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद मुझे कहीं उसमें सक्रियता नहीं दिख रही कि 24 के लिए कोई प्लान दिख रहा हो, कोई सक्रियता दिख रही हो, सड़क पर कांग्रेस दिख रही हो। आज से 15 साल करीब पहले अंबिका सोनी जी हमारे साथ एक कार्यक्रम में, मैं उसमें थी गेट टुगेदर में, तो तब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी सोनिया जी, उनकी वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी अमिताभ जी। तो उन्होंने मुझसे, लोगों ने बताया कि अमिताभ जी हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करते हैं, समझते देखते हैं। तो उन्होंने कहा अमिताभ जी मैं एक बात समझना चाहती हूँ। मैंने पूछिए भाई, आप भी सुन लीजिए, सब लोग, बड़ा काम रोचक चीज़ है। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये काशीराम जी भी तब जिंदा थे। बोले काशीराम और मायावती के पीछे दलित क्यों उत्तर प्रदेश में है? मैंने, चूंकि वो उनके सबसे बड़े नेता हैं। बोले हमारे पास भी तो महावीर प्रसाद हैं। मैंने कहा अगर महावीर प्रसाद इज इक्वल टू काशीराम जी तो मैं प्रणाम करूंगा आपको। क्या? मैं समझ गया कांग्रेस का भविष्य कितना उज्जवल है। वैसे मैं प्रियंका जी से कहूंगा, अभी उन्होंने किसी को बताया सचिव अपने नरवाल या क्या, अगर नरवाल योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के इक्विवेलेंट है क्या, तो मेरा प्रणाम है कांग्रेस को। क्या हम ही नहीं जानते नरवाल को? गजब कर रहे हो। नरवाल को, अखिलेश यादव को बराबर हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के बराबर हो जाएंगे, मायावती के बराबर हो जाएंगे। अरे भाई बराबर का आदमी तो लाओगे। आप कहते हो इधर से मायावती निकली, उधर से प्रियंका जी निकली, बोले बात तो बराबर है। नहीं ना, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं मित्र। खैर चलिए ठीक है, कांग्रेस का विषय है। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी को इस बात पर आपत्ति है कि भाई अयोध्या का सारा मामला कचहरी के जरिए हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी पॉलिटिकल स्टैंप क्यों लगाना चाहती है या उसका लाभ क्यों लेना चाहती है। कपिल जी, भाजपा कह रही है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रामद्रोही को कहीं तीनों लोकों में कोई शरण नहीं देता। प्रियंका जी, सारी बात एक तरफ, देश की जनता ये तो सवाल करना चाहेगी ही। जब वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, वो बहुत छोटा अवसर नहीं होगा। कोई दुनिया में कहे आके छोटा अवसर है, कोर्ट के होद से हो गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भारत के मानस के लिए, मन के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। ठीक, ये जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके पास बुद्धि की थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन वो अवसर बहुत बड़ा होगा, इतिहास में दर्ज हो जाएगा। खैर, ये तो सवाल उठेगा कि जब रामलला के दर्शन, जब वो ढांचा था तब भी रामलला के दर्शन पर, पूजा पर कोई रोक नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृति थी। ठीक, तो वहां जो अभी मैंने कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित नेताओं के नाम लिए, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ठीक, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, मायावती जी, आकाश जी, आनंद जी, ये कोई रामलला के दर्शन करने नहीं गए कभी। ये प्रश्न तो उठेगा नहीं, जब कोई कानूनी रोक नहीं थी क्या, तो रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए वो लोग जो आज ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हम तो पुराने राम भक्त हैं और वो ज्यादा हैं। एक लेकिन खैर, प्रियंका जी ने एक मसला उठाया, उसका मैं हमेशा के लिए तथ्यपरक उत्तर दे दूं ताकि सबको संतुष्टि हो। कांग्रेस कहती है हमने ताला खुलवाया। अगर कांग्रेस ये कहेगी हमने ताला खुलवाया, तो बीजेपी को ये कहने का और दावा करने का 1000% अधिकार है कि हमने मंदिर बनवाया। ठीक, ताला खुला था अदालत के आदेश से। राजीव गांधी की सरकार ने उसका दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करा दिया था बस, ताकि एक मैसेज जाए। ठीक,
और अगर कांग्रेस आज ये क्लेम कर रही है तो बीजेपी को 1000% ये अधिकार अनैतिक हक हासिल है कि वो कहे मंदिर ही पूरा हमने बनवाया। ठीक, इसलिए राहुल गांधी की कांग्रेस ये क्लेम नहीं कर सकती। वो अदालत के आदेश से खुला था। एक नए प्रियंका जी अभी नहीं, अब नहीं आएंगे आपके पास अभी। मैं मानता अगर उस समय की सरकार राजीव जी की और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके कलेक्टर को भेजती और छेनी हथौड़ा लेके और ताला तोड़ खोल के कहती जय श्री राम, तो मैं मानता सरकार ने खुलवाया। वो भी वैसे खुला जैसे मंदिर के लिए जमीन अलॉट हुई कोर्ट के पैसे। इसलिए जो प्रियंका जी बड़े गुस्से में थी कि ये मेरा ऑब्जेक्शन है, ये मेंशन, इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि कांग्रेस को उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। खैर अमिताभ तिवारी, ये सवाल तो उठेगा नहीं जब अयोध्या में मंदिर का पहला तल तैयार हो जाएगा और पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा, तब ये सवाल और बड़े फलक पर उठेगा, क्योंकि तब सारे राजनीतिक दल क्लेम करेंगे कि हम भी हैं। अखिलेश जी पिछले चुनाव में हनुमानगढ़ी तक गए, लोगों ने कहा कि थोड़ी दूर है दर्शन कर लीजिए, बोले बाद में। भाई कांग्रेस आजादी की लड़ाई में, आज की कांग्रेस तो लड़ी नहीं, उस समय जो कांग्रेस थी वो एक मंच था राष्ट्र भर के आजादी चाहने वाले लोगों का, उसमें हर चिंतन धारा के लोग थे। लेकिन आज की कांग्रेस जो 24 अकबर रोड जिसका हेडक्वार्टर है, वो क्लेम करती कि हम आजादी लाए, ठीक ना, तो करते हैं ना। तो भाजपा भी क्लेम करती कि हम मंदिर बनाएंगे, बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। उनकी तो 4 सरकारें भी गई, 10-5 हजार आदमी जेल भी गया, टॉप लीडरशिप जेल गई, अडवाणी जोशी वहां पकड़ माता टीला में रखे गए गिरफ्तार करके। बाकी किसी पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया। खैर कपिल जी, ये जो अखिलेश जी कह रहे थे कि भाई 24 में जनता ने मन बना लिया कि बदलाव करना है, क्या इसकी उसके पीछे चिंतन क्या है, इस धारणा के पीछे एक? और दूसरा मसला ये, क्या ये चीज अभी जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनसे भी एक तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी? प्रियंका जी, ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, ये 24 की पटकथा लिख देंगे, ऐसा मानती है कांग्रेस? मसला इतना सीधा नहीं भाई। आप अशोक जी कह रहे हैं ये निकम्मा है, नालायक है सचिन को, और सचिन कह रहे हैं हमारी सरकार भ्रष्ट है। अभी तो गंभीर मामला हो जाता है, इसमें सिलेंडर कितना जलेगा? ये बड़ी भारी समस्या है। अच्छा, ये भी भरोसा नहीं कि कल को सचिन पायलट पता लगे बीजेपी के साथ चले गए। तब जब मानेसर वाला कांड हुआ था प्रियंका जी, तो वो बीजेपी के संपर्क में थे। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक थे, उन्होंने मानेसर में जब बगावत हुई थी और मानेसर गेस्ट हाउस वहाँ फार्म हाउस में लोग टिकट गए, तो बोले इन्होंने करोड़ों रुपया ले लिए भाजपा वालों से। क्या बोले? मैं कहता हूँ रुपया लौटा दो, डरो नहीं। अब बताइए, ऐसी ऐसी बातें जब पब्लिक फोरम पर मुख्यमंत्री बोलेंगे तो उसके बाद कौन किसकी सफाई देगा? विचित्र बात है, ऐसे लोग विधायक बना दिया आपने, बताइए, जो रुपया ले रहे। ये तो एक संकट का काम है। नहीं आनंद दुबे जी, मसला वही कि आप लोग भी, मुझे लगता है कि गठबंधन को लेके अखिलेश यादव जितने प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन हाँ फिर भी उसमें दुस्साहसी हैं। गठबंधन के प्रयोगों में आप भी दुस्साहसी हैं और करते रहते हैं। आप पंजाब में अकाली के साथ करने जा रहे हैं, कर्नाटक में जेडीएस, अभी बिटरनेस खत्म भी नहीं हुई चुनाव की, बोले नहीं आजाद देखेंगे हो है। और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर सुनने में आ रहा कि मामला बिल्कुल सेट हो गया है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नहीं, समझ ही नहीं आता कि कब कहां कौन खड़ा है। नहीं, 24 के लिए उत्तर प्रदेश में, देश छोड़ते हैं अभी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपोजिशन यूनिटी जैसी कोई चीज देख रही है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पोजीशनिंग बड़ी अलग है। एक उदाहरण, एक मिनट फिर आप उसका जवाब दीजिएगा आराम से। मायावती जी किसी के साथ जाने को तैयार नहीं और कोई उनको बुलाने को तैयार नहीं, दोनों चीजें साफ, ठीक।
नीतीश जी लखनऊ आए, मायावती से नहीं मिले, अरविंद केजरीवाल आए नहीं मिले, केसीआर ने भी नहीं बुलाया और सिद्धरमैया ने भी नहीं बुलाया। ठीक, अब वो कहीं जाना भी नहीं चाहते। एक पोजीशन अखिलेश यादव, केसीआर और नीतीश कुमार के साथ ठीक है, अरविंद केजरीवाल, बट कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं। तो क्या जो अपोजिशन यूनिटी है वो देश के सबसे बड़े राज्य में बन सकती है? कोई संभावना देखती है कांग्रेस? और अगर बनेगी तो उसमें कांग्रेस कहां खड़ी होगी? यूपी में। कांग्रेस अगर राहुल गांधी की स्वीकार्यता को टेस्ट करना चाहती है, अमिताभ जी, अगर कांग्रेस और राहुल जी की स्वीकार्यता को टेस्ट करना चाहती है तो उसका सबसे छोटा उपाय, सरलतम उपाय, नैनो टेक्निक बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दें, कोई कॉम्बिनेशन हो, कोई फॉर्मेशन हो, राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे। सिर्फ इतना कर दे, उसके बाद आप क्रिया प्रतिक्रिया देख लीजिए। अमिताभ जी गलत कह रहा हूं क्या? विपक्षी एकता का शब्द अच्छा है, लेकिन वो लोकसभा के चुनाव में 2 ही बार ढंग से हो पाई। एक के पीछे इंदिरा जी की इमरजेंसी कारण थी, तो वो ऐसा कारण तो कभी भारत में अब दोबारा पैदा नहीं हो सकता। कोई शासक हो, इमरजेंसी तो कोई लगा नहीं सकता। और इमरजेंसी में इतनी आतंक मच जाए कि थाने में नाखून प्लास से खींचे जाएं, 19 महीना देश तबाह रहे, तब जाके एकता हो सकती। वैसा तो हो नहीं सकता, सब खाए पिए अपने अपने घरों में मस्त हैं, तो एकता कैसे हो? दूसरी एकता हुई, अमिताभ तिवारी चुनावों का विश्लेषण करते हैं, उनके जहन में जरूर होगा, जब बीपी सिंह का मसला आया। ये 1 on 1 का जो फॉर्मूला है, ये बीपी सिंह के समय क्रिएट हुआ था। बहुत से लोग भ्रम फैला देते, कहते नहीं, बीपी सिंह के समय हुआ, बीपी सिंह ने ही ये इजाद किया। उन्होंने कहा बाकी सब सवालों को छोड़ो, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार, इतना ही तय कर लो। उसके बाद वो भी दोबारा कभी नहीं हो पाया। वो भी फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था बीपी के समय। अब समस्या ये कि जितने भी रीजनल फोर्स पार्टियां हैं वो सब कांग्रेस के विरोध से जन्मी है, कांग्रेस विरोधी मानसिक कारण से। एक, उन सबको कमजोर कांग्रेस ही सूट करती है। मजबूत कांग्रेस का पहला ग्रास बनता है रीजनल फोर्स, ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो सपा बसपा की दुकान खाली हो जाएगी ना, भाजपा पर रहेगी, एक ध्रुव भाजपा रहेगी। लेकिन सपा बसपा क्या करेंगे? तो भाई वो आपको मजबूत कैसे करना है? ये बात सब जगह, तमिलनाडु से लेके बंगाल तक सब जगह लागू है। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग, शरद पवार कांग्रेस से अलग होके गए। कांग्रेस और उनका वोट बैंक बहुत नहीं, वो कांग्रेस का ही तो वोट बैंक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं। आप दोबारा से अपना आधार डाल दोगे बायोमीट्रिक लगा के, कहोगे हम दोबारा ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे करने देंगे? ये एक लड़ाई है और ये रहेगी, ये जान लीजिए। लीडरशिप राहुल गांधी की हो, प्रियंका गांधी की हो, किसी की हो, एनडीए के ऊपर एक ये बात कही जाती थी, वो तथ्यात्मक थी कि बहुत सारे भरोसेमंद साथियों को एनडीए ने छोड़ दिया या उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, कैसे भी कह लीजिए। मेरी अपनी जानकारी ये कहती है बीजेपी इस बार उस आक्षेप को वो करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। अमिताभ जी, इसलिए पंजाब में अकाली, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना, ये जो कहते थे मैं 2 उसके सबसे पुराने एलआई थे, अकाली और शिवसेना, वही चले गए, उन दोनों को वो अपने फोल्ड में ले आएगी। कर्नाटक से देवेगौड़ा की पार्टी आ जाएगी और उत्तर प्रदेश में ये अपने राजभर जी जैसे जो छोटी पार्टियां हैं, इसे देश भर में मिला के एक मैजिकल फिगर बनता है, छोटी बड़ी पार्टियां मिला के 24 के चुनाव के एनडीए का 30 पार्टियों का, ऐसा मुझे बताया एनडीए के मैनेजर्स ने, प्रबंधकों ने। बाकी का असर कितना होगा नहीं पता, लेकिन अकाली और भाजपा का अलायंस नेचुरल अलायंस के तौर पर रहा पंजाब में, जब तक रहा लोगों को स्वीकार्य रहा। और वैसा ही शिवसेना और भाजपा, उसका सबसे नेचुरल अलायंस था
वो एक साथ आएंगे तो उसका एक अर्थ बनेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी की लीडरशिप कांग्रेस दांव पर लगा सकती है? कांग्रेस को स्वीकार्य हो सकता है? मुझसे एक सज्जन कह रहे थे कि कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री का कार्ड चल दे तो। मैंने कहा ये है तो बहुत हाइपोथेटिकल मामला, लेकिन अगर कांग्रेस ये साहस करे कि घोषित करे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार खड़गे जी होंगे, अमिताभ तिवारी जी, मुझे लगता है तो ज्यादा सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू राहुल जी। गलत तो नहीं कह रहा? वहां ज्यादा सामाजिक समीकरण सध सकते हैं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को आप प्रोजेक्ट कर दें। मैं नहीं कह रहा वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हाँ चुनाव में आनंद आ जाएगा। फिर विरोध भी करना मुश्किल होगा विपक्ष की पार्टियों का के द्वारा। लेकिन बड़ी बात है, आप गद्दी छोड़ने को तैयार हैं। जो गांधी परिवार की सुपरमेसी का जो मामला है ना, वो बड़ा विकट है। और खड़गे जी खुद ही पीछे हैं, वो कह रहे राहुल जी आगे हैं। तो ये एक मसला मुझे दिखता है कि और कहीं भी एकता हो जाए, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो जाए, ये संभव है। या एक ऑप्शन है सपा और कांग्रेस और बसपा में अलायंस हो जाए, एक रेयर उसमें। इससे बड़ी विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखती। देश में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता कि सपा बसपा कांग्रेस एक साथ आ जाए। नो वे, ऐसा मुझे अब नहीं लगता। क्योंकि सपा भी जान चुकी कि मायावती के साथ जाने से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला, नुकसान हो गया। और मायावती जी भी जान गई कि 70-75 एमपी जीतने की जो एक संभावना या ख्वाब था, वो गठबंधन के बाद भी पूरा नहीं हुआ। 10 ही आने तो छोड़ो, जाने दो, ऐसा मुझे लगता है। देश भर में क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन नहीं बनेगा। और 24 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोटा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बने गठबंधन से, जो सपा का था। 2022 में सपा का सबसे बड़ा गठबंधन था, जिसमें जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया था। उसमें केशव महानदल वाले केशव भी थे, उसमें राजभर भी थे, उसमें चौधरी अजीत सिंह की पार्टी भी थी। एक बड़ा रेनबो था वो, और वो भी समाजवादी पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाया। अमिताभ जी ने बताया कि दूने का फासला फिर भी रह गया भाजपा और सपा में। ये एक बड़ा मसला है अलायंस का। कोई भी पार्टी अपना आधार खोकर किसी दूसरी पार्टी को बढ़ाने का रिस्क नहीं लेती। अभी तक की यही रवायत है। धन्यवाद।